हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी। आप लोगों की जो क्लास 10th है वो बोर्ड एग्जाम है ना। अगर आप लोगों ने क्लास 9th को बहुत सीरियसली लिया है तो आपको क्लास 10th तो आप बहुत सीरियसली ऑब्वियसली लेंगे क्योंकि ये तो बोर्ड। बट जिन लोगों ने क्लास 9th को इतना सीरियस नहीं पढ़ा है, पर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि क्लास 10th भी निकल जाएगी, तो ये गलत है। अब हमें आप सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे 9th 10th जो हमारे लिए बेस का काम करते हैं 11th 12th क्लासेस के लिए। और अगर आपको आगे जाके नीट जेई जैसे बड़े एग्जाम्स अगर क्रैक करने हैं तो 9th 10th हमारा उसके लिए बेस का काम करता है। तो अगर आप छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी बहुत सारा टाइम है हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी से प्रिपरेशन क्लास 10th के लिए स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10th का मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिक्स का, वो है विद्युत, या उसको हम बोलते हैं बिजली, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी देश है कब विकसित बोला जाएगा, वहां की अगर विद्युत की सप्लाई बहुत अच्छी हो, हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत अच्छी है, तो वो देश विकसित है ना। अगर हम गांव की बात करें और शहर की बात करें तो हम तो देखते हैं कि गांव में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, पर जो शहर होता है वहां उतनी कटौती नहीं होती। यानी बिजली की सप्लाई जो होती है वो शहर में अच्छी है गांव के तुलना में, है ना। तो शहर विकसित है गांव की तुलना में, गांव उतने विकसित नहीं होते हैं, है ना। वहीं अगर हम देखें कि जो विद्युत का इम्पोर्टेंस या विद्युत का जो महत्व हमारे जीवन में होता है वो कितना ज्यादा होता है। अगर हम बात करें, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, लाइट, सब कुछ हमारा विद्युत पर डिपेंड है ना। अगर विद्युत नहीं होगी तो एसी कूलर फ्रिज तो चलेंगे ही नहीं, है ना। और अगर हम बात करें हमारा मोबाइल, जो आजकल सबसे जरूरी चीज है, अगर मोबाइल चार्ज कैसे होगा, विद्युत से, करेक्ट। अगर वो चार्ज नहीं होगा तो क्या, हम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप रील्स, क्या होगा, हमारे जो सोशल लाइफ है उससे क्या आएगा, कट से जाएंगे, दूर हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर हमारे देश में जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो सब हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। तो हम देखते हैं कि इसका महत्व हमारी लाइफ में, हमारे देश को विकसित बनाने में कितना इम्पोर्टेंट या कितना महत्वपूर्ण है। तो हम आइए जानते हैं कि विद्युत या बिजली क्या होती है। अगर हम एक समझें, एक प्लस क्यू चार्ज है, आवेश है, उसका वेग जो है v = 0 है, और एक आवेश है क्यू, उसका वेग वेग क्या है, शून्य नहीं है या जीरो नहीं है, यानी वो गतिशील है, ठीक है। अगर कोई आवेश स्थिर है यानी वो गति नहीं कर रहा है, तो वो भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, उसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत की। अगर कोई आवेश है वो गतिशील है, वो स्थिर नहीं है, तो भौतिक विज्ञान की वह किस शाखा में आएगा, जिसको हम पढ़ते हैं विद्युत या विद्युत धारा, ठीक है। अगर हम अब बात करें विद्युत क्या है, तो बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, गति होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति होती है जब उनके बीच संभावित अंतर होता है, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न करना संभव हो जाता है। अगर आप इजी वर्ड में बोलें तो विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम आवेश की उपस्थिति या उसके प्रवाह से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ गए, अगर हमें विद्युत को समझना है तो हमें आवेश को समझना बहुत जरूरी है। तो आवेश को समझने के लिए हम केमिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा रसायन शास्त्र का सहारा लेंगे, थोड़ा आवेश के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आवेश किस किस से मिलके, आवेश की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं एक परमाणु जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इनसे तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक परमाणु है ना, वो तीन चीजों से मिलकर बना है। वो किस किस से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एक परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कैसा आवेश होता है, पर होता है ऋण आवेश। जो प्रोटॉन होता है उस पे कैसा आवेश होता है, पे होता है धन आवेश। जो न्यूट्रॉन होता है इसको हम बोल सकते हैं कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं इस पर शून्य आवेश होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, वो उदासीन होता है। कैसा होता है परमाणु हमारा, उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु में जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, न्यू प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अगर अब हम बात करें हमें आवेश को लाना है, तो हम देखते हैं या तो हमें इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी या प्रोटॉन के साथ, है ना। अब हम बात करें जो परमाणु का जो नाभिक होता है, जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होती है उनमें क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर हम देखें, अगर हम प्रोटॉन को बाहर निकालें परमाणु के नाभिक से, तो उसके लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि वह नाभिक के अंदर उपस्थित है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें तो क्या देखते हैं, हमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेंगे, करेक्ट है ना। तो हम देखते हैं अगर हमें आवेश को लाना है तो हम कैसे बताएंगे कि आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आवेश जो है वो उत्पन्न हो रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखेंगे। हम जानते हैं जो सोडियम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन, हम देखते हैं कि कितने 11 इलेक्ट्रॉन। और हमने देखा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होंगे, 11 प्रोटॉन भी होंगे, करेक्ट। अब हमने देखा कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एक हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में उपस्थित है तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 11 प्रोटॉन हो गए, करेक्ट। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन अगर एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या, एक प्रोटॉन। तो क्या बना, एन प्लस, एन प्लस यानी धनावेश आ गया उस पे क्योंकि एक प्रोटॉन बचा। उसी प्रकार अगर हम देखें, अगर यहाँ पे क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है और क्या 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करें, एक और इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या कर दें, जोड़ दें। क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या होगा, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12, और प्रोटॉन कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, है ना। तब हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम इसमें से 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो सोडियम पे कैसा आवेश आ गया हमारे पास, Na माइनस यानी ऋण आवेश।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि आवेश उत्पन्न हो रहा है। और इससे हमें एक और चीज क्लियर हो गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज, वही चार्ज को क्या बोलेंगे, आवेश। तो डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या बनी हमारी आवेश के लिए, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। अब हम देखें कि आवेश को हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट या किस वर्ड से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है कैपिटल क्यू, या हम इसको स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो सकती है, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड ऐसे करते हुए। ठीक है, और E क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻³ कूलाम्ब। ठीक है, अब हम देखें कि हमने देख लिया आवेश क्या होता है। अब हम देखें कि इसकी इकाई क्या होती है। तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, अब हम बात करें आवेश एक कैसी राशि। तो आवेश एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब हम देखें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जो हमने देखे थे, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनावेश, और क्या है दूसरा हमारा, ऋणावेश। क्लियर। अब हमारे पास एक प्रश्न आया, गणना कीजिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। है ना, हमने देखा था आवेश के लिए हम किससे प्रदर्शित करते, Q इक्वल टू क्या था, एन ई, यही था। तो Q यानी आवेश, आवेश की इकाई क्या थी, कूलाम, यानी एक कूलाम। एन क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मैंने बताया, वो तो हमें निकालनी है, करेक्ट, इनटू
ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। अब हम देखें, हमें एन निकालना है, तो एन इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से तो कूलम कैंसल, और हमें पता है अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसका हमें कोई इकाई नहीं होती है ना। एन इक्वल टू क्या बचा, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, एक जीरो यानी 10, 6 इंटू 2⁻⁻19। एन इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत धारा। हमने देख लिया कि अगर हमें विद्युत चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से क्या बन रहा था, आवेश। तो हम देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोल सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब हम देखें विद्युत धारा को हम काय से प्रदर्शित करेंगे, आई से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते। हमने देखा आवेश प्रवाह की दर, यानी आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी। क्यू कहाँ क्या है यहाँ पे, आवेश, टी क्या है, टाइम। तो इसको हम एक और चीज भी ऐसे, अगर हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा लिखें तो हम बोल सकते हैं आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। हम देखें आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम यानी सी। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, इसकी इकाई क्या होगी, क्या लिख सकते हैं अपन, कूलम्ब पर सेकंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और हम इसको किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, किस सिंबल से, वो होता है कैपिटल ए। ठीक है। अब हम बात करें विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हम अभी इस पर आएंगे, हम 2 पॉइंट और पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा बैटरी के विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक सिरे, या हम बोल सकते हैं इसको
उच्च विभव, क्या बोलते हैं, उच्च विभव से ऋणात्मक सिरे, हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं अपन निम्न विभव की ओर होती है। अब आप बोलोगे कि विद्युत धारा में तो परिमाण भी है, और अभी तो मैम ने बोला विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, पर मैम ने तो लिखा विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो इसका एक कोई ना कोई कारण है, वो कारण आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन बताता है, नहीं तो फिर मैं तो यहाँ बताऊंगी कि क्या कारण है, पर जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, ठीक है। हमने देखा था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, हमने पता है Q इक्वल टू क्या होता है, एन, है ना, तो I इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन टी। अब हमारे पास एक प्रश्न आया है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, है ना, तो हमने देखा था I इक्वल टू क्या था, Q अपॉन टी। तो हम देखते हैं Q इक्वल टू हमने ले लिया 1 कूलाम और T इक्वल टू क्या ले लिया 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आया 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। हम इसको क्या बोलेंगे कि 1 कूलाम, या हम बोलेंगे 1 कूलाम आवेश जो 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। तो क्या बोलेंगे, जब 1 कूलाम आवेश क्या होता है 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है आया विद्युत क्षेत्र। हम देखते हैं कि अगर हम इंद्रपुरी में रह रहे हैं, है ना, और अगर विजयनगर में किसी से हमारी लड़ाई हो जाए, तो और जो हमारे फ्रेंड्स है वो भी इंद्रपुरी में है, तो क्या वो विजयनगर जाके अपनी गुंडागर्दी दिखा पाएंगे क्या, बताओ, नहीं दिखा पाएंगे ना, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो कहाँ तक है, इंद्रपुरी में। हाँ भाई, अगर इंद्रपुरी में लड़ाई हो तो जरूर कह देंगे आओ भाई देख लेंगे, बहुत है हमारा, दादागिरी यही करते हैं ना। बट विजयनगर तो हमारा एरिया ही नहीं रहा ना, क्षेत्र ही नहीं रहा, तो हमारे उस क्षेत्र से ही बाहर हो गए, है ना। जैसे अगर एक जिले का विधायक है, क्या वो दूसरे जिले में अपनी पावर दिखा पाएगा, नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एक जिला उसका है, वो वहीं तक पावर दिखाएगा, है ना। तो उसका क्षेत्र क्या हो गया एक तरीके से, वो एक जिला, तो दूसरे जिले में पावर नहीं दिखा पाएगा। वैसे ही हम देखते हैं एक कोई प्लस क्यू आवेश है ना, और एक क्यू आवेश है जो इसकी प्लस क्यू आवेश की तरफ आ रहा है ना। अगर अब हम बात करें, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लेते हैं, है ना, तो प्लस क्यू आवेश जो है वो हम इसको प्लस इस आवेश के क्षेत्र की तरफ लेके आ रहे हैं, है ना, और ये आवेश भी जो है वो प्लस क्यू आवेश जब यहाँ पे आएगा तो हम देखते हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं कि विकर्षित करते हैं, तो विकर्षित करते हैं। तो एक पॉइंट पे आके हम इसको यहाँ ला रहे थे प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो एक अचानक से इसको क्या कर देता है, विकर्षित कर देता है। तो हमें पता चलता है कि अगर हम इस पॉइंट पे आते आते एकदम से उसको क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि उसका यहाँ तक ही क्षेत्र सीमित है। अगर हम इसकी जगह हम देखें कि अगर हम इसकी जगह माइनस क्यू लेते हैं, क्या लें, माइनस क्यू वाला लें, तो हम देखते हैं कि हम माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे ला रहे थे और ये प्लस क्यू है, तो हम इसको ला रहे हैं और ये भी इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो हम उसके क्षेत्र का पता नहीं लगा पाएंगे कि उसका क्षेत्र कहाँ तक है ना। इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे प्लस क्यू नॉट, एक कोई चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज की तरफ आ रहा है। इसी तरह के यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, है ना, तो ये मिलके क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बना लेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो हमने क्या सीखा, इससे हमें क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
है ना। एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश को प्रभावित कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य किसी आवेश को प्रभावित कर सकता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। करेक्ट। अब हमारे पास आ रहा है विद्युत विभव। हम देखें कि एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, एक कोई चार्ज क्यू है, वो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तरफ आ रहा है। तो अगर कोई चार्ज विद्युत क्षेत्र में आएगा तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, अगर कोई चार्ज यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र में आएगा तो कोई ना कोई कार्य होगा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि, और जब भी हम विद्युत विभव की बात करें तो हम मानते हैं कि जो चार्ज है हमारा वो कहाँ से हम ला रहे हैं, उसको हम ला रहे हैं अनंत से। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो उसको लाने में जो कार्य किया जाता है उसका उस आवेश से जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य का उस आवेश के साथ अनुपात, उस आवेश के साथ अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। क्या होता है विद्युत विभव, क्या बोला, कार्य का उसके साथ यानी चार्ज के साथ क्या है, अनुपात। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी इकाई देखें तो हम देखें कि कार्य की क्या होती है हमारी, जूल, है ना, और आवेश की क्या होती है हमारी, कूलम्ब, यानी सी, यानी जूल पर कूलम्ब हम इसको बोल सकते हैं, जूल पर कूलम्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। हम प्रदर्शित करते हैं V से, क्या बोलते हैं इसको हम, वोल्ट। अगर हम बात करें कि जो हमारा विद्युत विभव है वो कैसी राशि है, तो यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कार्य होता है वो भी एक अदिश राशि है, आवेश है वो भी एक अदिश राशि है, तो ये भी कैसी राशि हुई हमारी, अदिश राशि। करेक्ट। अब है, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। हमने देखा V इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q। करेक्ट। अगर हमने ले लिया W इक्वल टू 1 जूल और Q इक्वल टू 1 कूलम, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी
एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जब 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट, है ना? तो 1 कूलाम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया क्या? 1 जूल कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। करेक्ट? अब हम बात करें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? विभवांतर। यानी हमारे पास क्या है? कोई चार्ज है, उसको हम एक पॉइंट ए है, उससे कहाँ ले जा रहे हैं? पॉइंट बी पे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कोई ना कोई कार्य करना होगा। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा? ए से बी तक ले जा रहे हैं तो क्या आएगा? W अपॉन Q। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसका किसके साथ? आवेश के साथ जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। बट इसमें एक हमें चीज ध्यान रखनी, विभवांतर में जो हम चार्ज या आवेश लेते हैं वो हमेशा क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में ही हम उसमें दो बिंदुओं के बीच लेते, पर जो हमारा विभव पढ़ाता उसमें हमारा जो विद्युत विभव होता है उसमें जो आवेश होता है वो हम कहाँ पे लेते हैं? उसको अनंत पे मानते हैं। ठीक है? तो जब आवेश को दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य और उस कार्य का आवेश के साथ अनुपात क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ये भी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसकी भी इकाई क्या होगी? हमारी वोल्ट। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से। करेक्ट? तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।